हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। When is the International Day of Family Remittances (IDFR) celebrated? अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जून 16। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस (IDFR) ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है और 2023 में इसका थीम रहा डिजिटल रेमिटेंसेस टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। रेमिटेंस तो आप सभी जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बाहर कार्य कर रहा है या किसी फॉरेन कंट्री में, तो वो जो पैसा अपने घर भेजता है, अपनी नेटिव कंट्री में भेजता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जून 15 जून को ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड विंड डे भी मनाया गया। हमने 16 जून की बात की, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, लेकिन अगर हम 15 जून की बात करें तो इस दिन ग्लोबल विंड डे या फिर वर्ल्ड विंड डे भी मनाया गया है। आपको जानना चाहिए इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इवेंट होस्ट किया और उसका थीम रहा पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इस मौके पर राजस्थान को हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन के लिए सम्मानित किया गया, गुजरात राज्य को हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस के लिए सम्मानित किया गया, साथ ही तमिलनाडु को विंड टर्बाइंस रिपावरिंग के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें, चाइना, यूएस एंड जर्मनी के बाद भारत चौथे नंबर पर है यदि हम विंड पावर कैपेसिटी की बात करें पूरे वर्ल्ड में। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी इवेंट के दौरान विंड एटलस को भी लॉन्च किया गया एट 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, जिसे प्रिपेयर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। ये फैक्ट याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ये चेन्नई तमिलनाडु में है। आपको बता दें, जो हमारी ऑनशोर विंड पोटेंशियल है हमारे देश की, ये 1164 गीगावाट की है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड 3 मेजर डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम्स वर्थ हाउ मच अमाउंट? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी राशि की 3 प्रमुख आपदा प्रबंधन योजनाओं की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, ₹8,000 करोड़। आपको जानना चाहिए, हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 8,000 करोड़ रुपए तक की स्कीम्स, 3 मेजर स्कीम्स अनाउंस की हैं, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर ब्रिगेड सर्विसेज इन ऑल स्टेट्स, फ्लड मिटिगेशन इन 7 मेजर सिटीज एंड प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड्स इन 7 स्टेट्स से संबंधित है। देखिए, पहली अगर हम बात करें, पहली स्कीम में 5,000 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए हैं और ये है कि जो फायर ब्रिगेड सर्विसेज हैं सभी राज्यों में, उनके मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन का कार्य किया जाएगा। दूसरी स्कीम है 7 मेजर सिटीज से संबंधित, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद एंड पुणे। तो यहाँ पर जो भी फ्लड प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, तो उनके लिए कार्य किया जाएगा, फ्लड मिटिगेशन का काम यहाँ पर किया जाएगा। 2,500 करोड़ रुपए यहाँ पर डिस्पर्स किए गए हैं। और तीसरी स्कीम है 825 करोड़ रुपए की, जो कि लैंडस्लाइड से संबंधित है, 17 राज्यों के लिए पैसा आवंटित किया जाएगा। विच स्टेट सेलिब्रेट्स रज पर्व इन मिड जून? जून मध्य में कौन सा राज्य रज पर्व मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ओडिशा। देखिए, रज पर्व, जिसे मिथुन संक्रांति भी कहते हैं, ये एक 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। आमतौर पर मिड जून में होता है, 14 जून को, और 3 दिन तक चलता है। तो फर्स्ट डे कहलाता है पहली रज, दूसरा दिन कहलाता है मिथुन संक्रांति और तीसरा दिन कहलाता है
बुधा या बसी रज। जो फाइनल 4th डे है उसको बासुमती स्नान भी बोलते हैं। तो 3 दिन तक चलता है, लेकिन जो 4th डे भी इसमें होता है उसका भी नाम दिया गया है बासुमती स्नान। यहाँ पर जो लेडीज़ हैं, जो उनका ग्राइंडिंग स्टोन होता है जिस पर पीसते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से साफ करती हैं क्योंकि उसको भूमि का एक सिंबल माना जाता है। ट्यूमरिक पेस्ट लगाती हैं, फ्लावर, सिंदूर ये सब लगाती हैं। अच्छा, जो पहला दिन होता है पहली रज, इससे पहले का दिन भी कहलाता है सजा बजा या फिर प्रिपरेटरी डे। इसके दौरान हाउस, किचन, ग्राइंडिंग स्टोन इन सबको क्लीन किया जाता है। विच बैंक लॉन्च्ड माई अकाउंट माई नेम स्कीम? किस बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम योजना शुरू की है या इस फीचर को शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको जानना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में अपने आप में एक तरह की नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च की इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इन्होंने एक यूनिक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है माई अकाउंट माई नेम। कहाँ से लॉन्च किया है? जो इनका सेंट्रल ऑफिस है चेन्नई में, वहाँ से। तो इसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो अपने अकाउंट नंबर को जो है कोई नाम भी दे सकते हैं, मतलब किसी कोई नाम भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर के बदले। तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अजीत 007 लिखा है या प्रधान लिखा है ना। तो अजीत 007 क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया लेटर्स का और नंबर्स का। और प्रधान हो गया केवल लेटर्स या फिर 2424707 ये केवल नंबर्स हो गया। तो किसी भी तरह से आप अपना अकाउंट नंबर का नाम दे सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो इससे जो कस्टमर्स हैं उनको अपने 15 डिजिट अकाउंट नंबर को याद रखने की नीड नहीं होगी। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं तो सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू गो विद। Which author's book Rebels Against the Raj, Western Fighters for India's Freedom has won the Elizabeth Longford Prize 2023? किस लेखक की पुस्तक Rebels Against the Raj, Western Fighters for India's Freedom ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, रामचंद्र गुहा। आपको जानना चाहिए जाने माने हिस्टोरियन, इतिहासकार और राइटर रामचंद्र गुहा। इनकी एक बुक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। इसको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023 के लिए चुना गया है। इससे के साथ इनको 5000 पाउंड यानी कि 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी अमाउंट दी गई है। साथ ही एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का जो मेमोir है द पेबल्ड शोर, ये भी इनको प्रदान किया गया है। तो ये बुक जो है 7 फॉरेनर्स की स्टोरी बताती है, जिनमें 4 ब्रिटिश हैं, 2 अमेरिकन हैं और 1 आयरिश हैं, जो कि यानी पेसेंट है, ठीक है, जिन्होंने इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको ज्वाइन किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये फॉरेनर थे जिन्होंने भारत में जो भारत का स्ट्रगल है ब्रिटिश रूल के खिलाफ उसको ज्वाइन किया। तो उससे संबंधित ये बुक है। लिखा है ना रेबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम। तो ये सब वेस्टर्न फाइटर्स थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जो भारत की फ्रीडम के लिए जो है उसमें शामिल हुए। इस अवार्ड की स्थापना साल 2003 में फ्लोरा फ्रेजर और पीटर सोरस द्वारा की गई थी। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड, उनकी स्मरण में उनको कमेमोरेट करने के लिए। Who has been appointed by the central government as the new power secretary? केंद्र सरकार ने नया ऊर्जा सचिव किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, पंकज अग्रवाल। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में सरकार ने मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिशफल किया है, जिसमें पंकज अग्रवाल पावर सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वहीं रजत मिश्रा फर्टिलाइजर सेक्रेटरी बनाए गए हैं और चंचल कुमार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होंगे। सुधांशु पंत ये अब पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री को छोड़कर हेल्थ मिनिस्ट्री को देखेंगे। वहीं सुभाष चंद्र लाल दास ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2025 IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एनुअल कॉन्फ्रेंस? कौन सा भारतीय शहर 2025 IIAS अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, कोची। आपको जानना चाहिए 2025 IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो कोची केरल में होगी फरवरी 2025 में। आपको जानना चाहिए जो ये IIAS है इसकी स्थापना 1930 में की गई थी एंड इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स, नेशनल सेक्शंस एंड एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स jointly elaborating public administration solutions to the policy challenges of the day
और इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो देखिए यहाँ पर मेंबर स्टेट्स हैं, नेशनल सेक्शंस हैं, एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स, इसमें मिलकर जो भी देशों की चैलेंजेस है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसका थीम रहेगा इस इवेंट का नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, empowering the citizens and reaching the last mile. Recently, in which state the sub office of Reserve Bank has been opened? हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोहिमा में अपना एक सब ऑफिस ओपन किया है और ये भी अनाउंस किया है कि जल्द ही जो है ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह का एक ऑफिस खुलेगा। तो आरबीआई में जो डिप्टी गवर्नर हैं एमडी पात्रा, इन्होंने इस ऑफिस को इनोग्रेट किया है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंस है उसको ये बढ़ाएगा। विच कंट्रीज फर्स्ट एग्री एसईजी प्रोजेक्ट डिड धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग ऑफ? धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश की पहली कृषि एसईजी परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? सही आंसर ऑप्शन भी है, गैबोन। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने गैबोन का जो फर्स्ट एग्री एसईजी प्रोजेक्ट है इसको फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है न्यू दिल्ली से। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा EOM ग्रुप द्वारा और टेक्निकल एंड नॉलेज पार्टनर रहेगा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। इस प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में 30 फार्मर्स एंड 20 BSc MSc एग्री एंड BTech MTech इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा ये ट्रेवल करेंगे गैबोन में एज एग्री टेक्निकल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर एसईजी। गैबोन की बात करते हैं, कैपिटल लिब्रेविल है और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। Which state received the highest share of the third installment of tax devolution from the union government? केंद्र सरकार से कर हस्तांतरण की तीसरी किस्त का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपको जाना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो है टैक्स डिवोल्यूशन की थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की है स्टेट गवर्नमेंट्स को और टोटल राशि इसकी रही 1,18,280 करोड़ रुपए की। तो ये जून महीने के लिए है। नॉर्मली जो राशि होती है जो यूनियन गवर्नमेंट रिलीज़ करता है स्टेट्स के लिए वो अमूमन 60,000 करोड़ के आसपास की होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर एक एडवांस इंस्टॉलमेंट ऐड करके दिया गया है इसलिए 1 लाख से ऊपर ये पहुँच गई है। ठीक है, ताकि स्टेट जो है कैपिटल स्पेंडिंग कर सकें। टैक्स रिवोल्यूशन मतलब देखिए टैक्स जो होते हैं उसमें कुछ टैक्स ऐसे होते हैं ना जिनमें स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पर शेयर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी करती है। तो हर महीने इस तरह की अमाउंट रिलीज़ की जाती है, तो उसी की बात कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए करंटली 41% ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द सेंटर इज डिवॉल्व्ड इन 14 इंस्टॉलमेंट्स टू स्टेट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर में 14 इंस्टॉलमेंट्स इस तरह की बनती है और 41% ऑफ टैक्स जो सेंट्रल कलेक्ट करता है वो राज्यों में भी बांटता है। उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट शेयर इसका मिला है 21,218 करोड़ और सबसे लीस्ट मिला है गोवा को 457 करोड़ रुपए मात्र। अच्छा, जो ये फंड्स हैं ये स्टेट्स को कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर मिलते हैं जैसे पॉपुलेशन, एरिया और फिजिकल कैपेसिटी। तो obvious बात है उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ही मिलेगा। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्लाइडिंग गेकोस इन विच स्टेट्स। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में ग्लाइडिंग गेकोस की एक नई प्रजाति की खोज की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिजोरम। देखिए साइंटिस्ट ने न्यू स्पीसीज ऑफ ग्लाइडिंग गेकोस ये मिजोरम में जो है खोजी है, जिससे पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। इसका नाम रखा गया है मिजोरम पैराशूट गेको या फिर गेको मिजोरमिनिस। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द अरुण पोल ऐप वाज लॉन्च्ड? उस राज्य का नाम क्या है जहां अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में जहाँ पर क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। इवन यूपीएससी का जो ये आईएएस वाला पेपर होता है इनमें भी पिछले साल एक क्वेश्चन देखा गया था इसी तरह का, उसमें नाम में ही आंसर छुपा हुआ था, नाम से ही पता चल रहा था कि ये आंसर क्या है। तो कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस तरह के। देखिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अरुण पोल ऐप।
ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए लॉन्च की गई है। साथ ही APP अवेयरनेस जनरेशन व्हीकल को भी हरी झंडी दिखाई है सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर से। अरुण पोल ऐप से क्या होगा, जो कॉमन पीपल हैं वो अपनी कोई कंप्लेंट है उनकी वो जो है लॉन्च कर सकते हैं विदाउट कमिंग टू पुलिस स्टेशन। Who won the USIBC Global Leadership Award in 2023? 2023 में USIBC Global Leadership Award किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्याम एस एंड हरि एस भारतीय। देखिए, श्याम एस भारतीय जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के, और हरि एस भारतीय जो कि फाउंडर एंड कोर चेयरमैन है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के, इन दोनों को ही USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया है। The prestigious annual award pays tribute to inspirational global leaders who are not only extraordinary performers in their field but also epitomize the potential of India-US collaboration। तो भारत US कोलेबोरेशन में जिन्होंने योगदान दिया है, अच्छे खासे बिजनेसमैन हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। Who has become the youngest software developer in SpaceX? SpaceX में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, करिन काजी। देखिए, 14 साल के बांग्लादेशी अमेरिकन स्टूडेंट करिन काजी ये यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं स्पेसएक्स में। काजी के पास बैचलर डिग्री है सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से, और अभी स्पेसएक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो BS डिग्री है इनके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। Who has resigned as the chairman of the Athletics Federation of India Selection Committee? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, गुरबचन सिंह रंधावा। आपको जानना चाहिए इंडियन एथलीट ग्रेट गुरबचन सिंह रंधावा, इन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पद से जो है रिज़ाइन कर दिया है ओल्ड एज के कारण। 84 साल के हैं ये। आपको बता दें 1962 एशियन गेम्स डिखाल्तन चैंपियन रहे हैं। रोम 1960, टोक्यो 1964 ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो भारत में एथलेटिक्स स्पोर्ट है उसकी गवर्निंग बॉडी है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और अदिल सुमारीवाला इसके प्रेसिडेंट हैं। What was the percentage increase in the index of industrial production in India in April 2023 compared to March 2023? मार्च 2023 की तुलना में अप्रैल 2023 में भारत में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 4.2%। आपको जानना चाहिए कि अप्रैल के महीने में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, ये 4.2% तक बढ़ा है एनुअल बेसिस पर, और मार्च में 1.1% था, जबकि अप्रैल 2022 में यदि हम अप्रैल से कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तब ये 6.7% था। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है ये 5 मंथ लो पहुंच गई थी मार्च के महीने में, जब केवल 1.1% थी ये। इससे पहले जो लोवेस्ट लेवल ग्रोथ देखी गई थी वो अक्टूबर 2022 में देखी गई थी, जहां पर 4.1% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। What is the rank of Reliance Industries Limited in Forbes Global 2000 Top Companies List? Forbes Global 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्या रैंक है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 45th। आपको जानना चाहिए बिलियनियर मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड इसमें अपनी जगह बनाई है, और ये इकलौती कंपनी है, इकलौती भारतीय कंपनी है, माफ़ कीजिएगा, ये जो है टॉप रैंक भारतीय कंपनी है इस रैंकिंग में, यानी कि सबसे अच्छा भारत का परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहा है। तो ये 8 पायदान ऊपर चढ़कर 45th रैंक पर पहुंच गई है, क्योंकि पिछले साल इसकी रैंक 53rd थी। तो जो ग्लोबल 2000 है इसमें कंपनीज को रैंक किया जाता है 4 मैट्रिक्स के बेसिस पर, सेल्स, प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू। JP मॉर्गन जो कि अमेरिका का बिगेस्ट बैंक है विद 3.7 ट्रिलियन $US इन एसेट्स, ये इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ये सेकंड पोजीशन पर रही। उसके बाद चाइना के 3 बैंक जो हैं वो रहे हैं नेक्स्ट रैंकिंग्स पर, और अल्फाबेट 7th पोजीशन पर रहा, एप्पल 10th पोजीशन पर रहा है। आपको जानना चाहिए रिलायंस की सेल 109.43 बिलियन $US रही, और इसका प्रॉफिट रहा 8.3 बिलियन $US का। ठीक है, तो ये टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म है इसमें।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 77 पोजीशन पर है, HDFC बैंक 128 पोजीशन पर है, ICICI बैंक 163 पोजीशन पर है, NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये 433 लिस्ट पर रैंक पर है। 3 अडानी ग्रुप फर्म्स भी इसमें शामिल हुई हैं। अडानी एंटरप्राइजेस 1062, अडानी पावर 1488, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 1598 पोजीशन पर है। ओवरऑल 55 इंडियन फर्म्स इस लिस्ट में जो है अपनी जगह बना पाई है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। विच स्टेट इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन इन द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव? प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव हाल ही में संपन्न हुए हैं और मेंस एंड वीमेंस कैटेगरीज में उड़ीसा ओवरऑल चैंपियन रहा है। आपको बता दें ये जनजातीय खेल महोत्सव को KIIT यूनिवर्सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उड़ीसा गवर्नमेंट ने होस्ट किया। इस इवेंट में कर्नाटक फर्स्ट रनर्स अप रहा है यानी कि दूसरे स्थान पर, झारखंड सेकंड रनर्स अप रहे हैं यानी कि तीसरे स्थान पर रहे हैं। रग्बी में उड़ीसा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, दोनों ही मेंस एंड वीमेंस कैटेगरीज में। What is the theme for 2023 वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट? 17 जून को मनाए जाने वाले विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, हर लैंड हर राइट्स। आपको जानना चाहिए कि हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये मनाया जाता है। जनवरी 30, 1995 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इस डे के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। आपको जानना चाहिए इस साल 2023 में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का थीम है हर लैंड हर राइट्स। थीम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा, छोटा सा थीम है। Who has been selected as the next chairman and MD of General Insurance Corporation of India GIC Re? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC Re के अगले अध्यक्ष और MD के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रामास्वामी नारायणन। आपको जानना चाहिए कि रामास्वामी नारायणन जो कि फिलहाल जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर हैं, इन्हें इसी कंपनी में GIC Re में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है 2 साल के पीरियड के लिए। ये देवेश श्रीवास्तव को सक्सीड करेंगे। साथ ही M राजेश्वरी सिंह जो कि जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में, इनको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि NIC का CMD नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। ये सुचिता गुप्ता को रिप्लेस करेंगी। आपको जानना चाहिए जो दोनों ही नेम हैं ये रिकमेंड किए गए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी कि FSIB के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि GIC Re ये पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी है, इकलौती री इंश्योरर है ये भारत में और एशिया में 3rd नंबर पर आती है अगर हम री इंश्योरेंस की बात करें। तो GIC Re और NIC दोनों ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। NIC की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। साथ ही इसी FSIB ने सतपाल भानु और R डोरई स्वामी इन दोनों को चुना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर्स के तौर पर। तो जो ये सतपाल भानु है ये तो सिद्धार्थ मोहंती को रिप्लेस करेंगे, वहीं R डोरई स्वामी ये मिनी IP को रिप्लेस करेंगे। हु हैज़ टेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप? हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गोपीचंद हिंदुजा। आपको जानना चाहिए गोपीचंद हिंदुजा इन्होंने 34.5 बिलियन $US वर्थ वाली हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन की बागडोर संभाल ली है। हमने देखा था कि लास्ट मंथ इनके जो ब्रदर हैं श्रीचंद हिंदुजा इनकी डेथ हो गई थी 87 की एज में। तो पहले ये थे चेयरमैन, अब डेथ के बाद गोपीचंद हिंदुजा बन गए हैं। तो जो ये श्रीचंद हिंदुजा थे ना जिनकी अभी डेथ हुई है, ये एल्डेस्ट सन रहे परमानंद दीपचंद हिंदुजा की जो कि हिंदुजा ग्रुप के फाउंडर रहे। Who has been appointed as the new non-executive chairman of TransUnion Civil? TransUnion Civil के नए
गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, वी अनंतरमन। देखिए ट्रांस यूनियन सिविल जो कि कंट्री की फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इन्होंने वी अनंतरमन को नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है। राजेश कुमार ट्रांस यूनियन सिविल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपको ये फैक्ट भी जानना चाहिए। अच्छा, जो ये अनंतरमन है ये एम.वी. नायर को रिप्लेस कर रहे हैं, जिनका जो 11 साल का टेन्योर है ये अब समाप्त हो चुका है। देखिए ट्रांस यूनियन ये वन ऑफ द 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन है? इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड CRIF हाईमार्क। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ग्रुप है ट्रांस यूनियन, और सिविल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। Renowned American author Cormac McCarthy passed away recently. Which award did he win in 2017? प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक कॉर्मैक मैकॉर्थी का हाल ही में निधन हो गया। 2007 में उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। देखिए जाने माने अमेरिकन ऑथर कॉर्मैक मैकॉर्थी जो कि 2007 में पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन के विजेता रहे, इनका हाल ही में 89 की एज में निधन हो गया है। ये अपने द रोड, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, इस तरह के नॉवेल्स के लिए जाने जाते थे, जो कि बाद में जिन पर फिल्म्स भी बनाई गई। और ओबिचुरीज देख लेते हैं जो हाल ही में हुई है। हवलदार LB क्रूज जो कि फर्स्ट केरलाइट थे जिन्होंने अशोक चक्र अवार्ड जिन्हें मिला था, इनका भी हाल ही में 87 की एज में निधन हो गया। गुफी पैंथर जो कि शकुनी मामा का रोल किया करते थे, जो महाभारत पहले आती थी उसमें, इनका भी हाल ही में 79 की एज में निधन हो गया। मलयालम एक्टर एंड मिमिक्री आर्टिस्ट कोल्लम सुद्दी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अमा अता आयदू जो कि आइकॉनिक घरानियन राइटर, घाना की राइटर रही हैं, और इनके जो है नॉवेल्स भी रहे हैं, जैसे द डायलेमा ऑफ अ गोस्ट, और दूसरा है चेंजेस। ठीक है, तो ये वेस्ट अफ्रीकन स्कूल्स में कई डिकेट्स तक जो है पढ़ाते आए हैं बच्चों को इन नॉवेल्स को, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। काफ़ी जाने मानी ऑथर रही है घाना से। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, 20 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड, त्रिशूर, केरल पर। किस लिए? फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016। और ये RBI ने जो RBI एक्ट के तहत सेक्शन 58G1B और सेक्शन 58B 5AA के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत ये पेनल्टी इम्पोज की है। Where was the विज्ञान विदुषी 2023 held to address the gender balance in the discipline of physics at the doctorate level? डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के अनुशासन में जेंडर बैलेंस को संबोधित करने के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। जो ये ऊपर हिंदी में भौतिकी के अनुशासन लिखा है ना, ये है भौतिकी का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसने ये जो डिसिप्लिन है इसका अनुवाद यहाँ पर जो है अनुशासन नहीं होगा। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब जो भौतिकी सब्जेक्ट है ना, भौतिकी का जो विषय है उसमें जेंडर बैलेंस को संबोधित करने के लिए विज्ञान विदुषी 2023 का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई है। देखिए विज्ञान विदुषी 2023 जो कि एक इनिशिएटिव है डॉक्टरेट लेवल पर फिजिक्स के डिसिप्लिन में जेंडर बैलेंस को एड्रेस करने के लिए, ये हाल ही में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है, और लगभग 40 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से 40 वीमेन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना फर्स्ट ईयर MSc फिजिक्स कंप्लीट किया है। आपको बता दें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ये होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के थ्रू इस 3 वीक समर प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसका नाम विज्ञान विदुषी है। तो किन के लिए है ये? उन सभी गर्ल्स के लिए जो MSc लेवल पर फिजिक्स परसुइंग कर रही हैं 2020 से। 5 buildings and structures from which state have been selected for the International Green Apple Awards for Beautiful Buildings? किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को खूबसूरत इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार हेतु चुना गया है?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। आपको जानना चाहिए कि तेलंगाना में 5 बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, इनको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स अंडर द अर्बन एंड रियल एस्टेट सेक्टर कैटेगरी चुना गया है। किसके द्वारा? लंदन बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देख लेते हैं कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं ये 5। एक तो है मौजम जाही मार्केट, इसको हेरिटेज कैटेगरी में चुना गया। दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, इसको ब्रिज कैटेगरी में चुना गया। BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, इसको एस्थेटिकली डिजाइन ऑफिस एंड वर्क स्पेस बिल्डिंग कैटेगरी में चुना गया। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस, इसको यूनिक ऑफिस कैटेगरी में चुना गया। वहीं यदाद्री टेम्पल बोर्ड ऑफ लॉर्ड लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, इसको एक्सीलेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स कैटेगरी में चुना गया है। Who has been awarded the 2023 इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर? बाल श्रम उन्मूलन के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है ललिता नटराजन। देखिए चेन्नई बेस्ड लॉयर एक्टिविस्ट ललिता नटराजन, इनको 2023 इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर चुना गया है। इकबाल मसीह अवार्ड ये US कांग्रेस मैंडेटेड नॉन मॉनेटरी अवार्ड है, जिसको सेक्रेटरी ऑफ लेबर द्वारा 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है कार्य करते हैं। अच्छा, जो ये इकबाल मसीह अवार्ड है, ये इसी नाम से इकबाल मसीह नाम से एक पाकिस्तान बच्चा हुआ करता था, जिसको 4 साल की उम्र में स्लेवरी के लिए जो है बेच दिया गया था। कारपेट वीवर का कार्य करता था और 10 साल की उम्र में फिर वो भाग गया था वहाँ से। उसके बाद फिर वो जो ये चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, जो चाइल्ड लेबर करते हैं, इसके खिलाफ काफ़ी वोकल हुआ, काफ़ी उसने आवाज़ उठाई है ना। ह्यूमन राइट अवार्ड्स भी उसको मिलने लगे, लेकिन 1995 में उसको मार दिया गया 12 साल की उम्र में। तो उसी के सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है, इकबाल मसीह अवार्ड। What is the title of the documentary that won a special prize in the Health for All category at the 4th Annual Health for All Film Festival? चौथे वार्षिक स्वास्थ्य फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। देखिए एक डॉक्यूमेंट्री जिसका टाइटल है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इसको हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में जो है स्पेशल प्राइज दिया गया है। कहाँ पर? 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है वंदिता सहारिया, जो कि राजस्थान से हैं। 4.32 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री है और डोमेस्टिक वायलेंस, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सभी के बारे में ये बात करती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड? रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है विजय दारदा। देखिए कांग्रेस लीडर डॉक्टर शशि थरूर, इन्होंने एक नई बुक रिलीज की है जिसका टाइटल है रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। इसको लिखा है लोकमत मीडिया ग्रुप के एडिटर, बोर्ड चेयरमैन एंड फॉर्मर MP डॉक्टर विजय दारदा के द्वारा। और बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में मार्केट में आई हैं या आने वाली हैं। जर्नलिस्ट, एडिटर एंड राइटर रामचंद्र मूर्ति कोंदुबातला, इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका टाइटल है NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। NTR मतलब नंदमुरी तारका रामाराव, ठीक है, ये पॉलिटिशियन हुए, इनके बारे में है। द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ, इसको लिखा है BK शिवानी ने। पोएट डिप्लोमेट अभय के, इनकी एक बुक आई है नालंदा। ऑथर है एक अश्विंदर R सिंह, इनकी भी एक बुक आई है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। Which organization in association with Niti Aayog and World Bank has launched Mission Evolve to finance MSMEs in the EV space? नीति आयोग और विश्व बैंक के सहयोग से किस संगठन ने EV सेक्टर में MSMEs को वित्त पोषित करने के लिए मिशन इवॉल्व लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है SIDBI। देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI, इसने नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरियन वर्ल्ड बैंक, कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड, इनके साथ मिलकर
मिशन इवॉल्व लॉन्च किया है। इवॉल्व का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस मिशन का मतलब है ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो भी एमएसएमईज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना। तो इसमें आप देख भी सकते हैं, अंडर द इनिशिएटिव SIDBI will give MSMEs access to affordable commercial financing for EV loans। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित कोई लोन्स लेना चाहता है कोई MSME, तो उसको आसानी से ये लोन मिल सके, फाइनेंस की सुविधा हो सके, वो SIDBI प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, SIDBI एक और वजह से चर्चा में रहा, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि गेम और SIDBI इन्होंने हाथ मिलाया है। किस लिए? ये मिलकर NBFC ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसका मकसद रहेगा NBFCs लैंडिंग को सपोर्ट करना, ताकि वो MSMEs को जो है लोन दे सकें Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में। और हाल ही हमने MCQ फॉर्मेट में भी पढ़ा था कि SIDBI ने HDFC बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है टू ऑफर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू MSMEs। Which two cities have been ranked in Community Spirit Index as the friendliest cities in the world? कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स में किन दो शहरों को दुनिया के सबसे मित्रपूर्ण शहरों के रूप में स्थान दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, टोरंटो एंड सिडनी। देखिए, हाल ही में कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें टॉप फ्रेंडलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड द अनफ्रेंडलीस्ट वंस, इनको जो है इनका नाम बताया गया है। तो 53 सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया इस इंडेक्स में। 6 मैट्रिक्स को यूज़ किया गया है रैंकिंग के लिए। तो देखिए, जो नंबर 1 फ्रेंडलिस्ट सिटीज़ हैं ये टोरंटो एंड सिडनी है। इनका स्कोर सेम है 7.97 आउट ऑफ 10। ये जो इंडेक्स है प्रिपेयर किया गया है प्रीप्लाई के द्वारा। तो देख लेते हैं टॉप 5, टोरंटो, सिडनी, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर एंड न्यूयॉर्क। तो ये तो है फ्रेंडलिएस्ट सिटीज़। और अगर हम बात करें घाना की कैपिटल एक्रा, ये लीस्ट फ्रेंडली सिटी रही है वर्ल्ड में फॉर नॉन नेटिव्स, ठीक है। और मराकेश, मोरक्को, ये दूसरे नंबर पर है, सेकंड लीस्ट फ्रेंडली सिटी है ये वर्ल्ड में। उसके बाद फिर अपना मुंबई आता है, फिर कुआलालंपुर, फिर रियो डी जेनेरियो और फिर दिल्ली। तो मुंबई जो है नीचे से तीसरे स्थान पर है। Where will the sustainable aviation fuel plant be established by the Indian Oil Corp and LanzaJet? Indian Oil Corp और LanzaJet द्वारा स्थायी विमानन ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। आपको जानना चाहिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये 80,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट को सेटअप करेगी हरियाणा में। किसके साथ मिलकर? LanzaJet के साथ मिलकर। IOCL की बात करते हैं, चेयरपर्सन श्रीकांत माधव रहते हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द आउटरीच प्रोग्राम जुले लद्दाख? आउटरीच कार्यक्रम जुले लद्दाख का आयोजन कौन कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन नेवी। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी ये जुले लद्दाख, यानी कि इसका मतलब होता है हेलो लद्दाख, ये एक तरह का आउटरीच प्रोग्राम है जिसे लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, ताकि जो वहाँ के लोग हैं, सोसाइटी हैं, उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ सके। तो ये इसमें जो है 5000 किलोमीटर की एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है। इसको हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, जो कि वाइस चीफ ऑफ नावल स्टाफ है। कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से। तो इसमें 35 इंडियन नेवी पर्सनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं ये। तो लद्दाख के जो ट्रेन्स हैं, एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये जो है विज़िट करेंगे और जो स्कूल से स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पर भी बातचीत करेंगे और कारगिल वॉर मेमोरियल और 1962 बैटल ऑफ रेजिंगला यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाकी हमने ये भी देखा था कि इंडियन नेवी ने जो है सामनो वरुणा कार एक्सपीडिशन हाल ही में संपन्न किया था भारत में जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर। In which two countries will the Asia Cup 2023 be held in the hybrid model? हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप 2023 किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि जो एशिया कप है वो हाइब्रिड मॉडल पर जो है इस बार आयोजित किया जाएगा, यानी कि 4 गेम पाकिस्तान में होंगे और 9 गेम श्रीलंका में होंगे। कब से कब तक चलेगा? 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक।
तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल, ये 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। टोटल 13 मैच होने वाले हैं। पाकिस्तान में लाहौर मैचेस को होस्ट करेगा और श्रीलंका में कैंडी एंड पलेकेले ये होस्ट करेंगे। बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट इसके जे शाह हैं और हेडक्वार्टर्स कोलंबो, श्रीलंका में है। Which entity will be conferred the Gandhi Peace Prize for the year 2021? वर्ष 2021 के लिए किस संस्था को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, गीता प्रेस, गोरखपुर। आपको जाना चाहिए गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 ये गीता प्रेस, गोरखपुर को दिया जाएगा। और जो जूरी थी, जो कमेटी थी जिन्होंने इस नाम को फाइनल किया गीता प्रेस का, उस जूरी, उस कमेटी की अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आपको जानना चाहिए कि गांधी पीस प्राइज़ ये एक एनुअल अवार्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1995 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। किस मौके पर? महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। आपको बता दें ये अवार्ड हर किसी के लिए ओपन है, कोई भी नेशनैलिटी हो, राष्ट्रीयता हो, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर। ठीक है, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये सबके लिए ओपन है। इस अवार्ड में 1 करोड़ रुपए की अमाउंट दी जाती है। आपको जानना चाहिए गीता प्रेस के बारे में भी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर्स है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। 14 लैंग्वेजेस में 41.7 करोड़ बुक्स ये पब्लिश कर चुका है अब तक, और जिनमें से केवल 16.21 करोड़ बुक्स तो श्रीमद् भागवत गीता ही हैं। अच्छा, कुछ रिसेंट अवार्डीज अगर हम देखते हैं इस गांधी पीस प्राइज़ के हाल ही के वर्षों में, तो 2019 में सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ओमान, इन्हें दिया गया था। और 2020 में दिया गया बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश। विच कंट्री वॉन 2023 वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप? किस देश ने 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, इजिप्ट। आपको जानना चाहिए इजिप्ट ने वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप रिटेन की है। रिटेन का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इससे पहले भी यही विनर था, तो ये दूसरी बार लगातार इसने जीती है। ठीक है, रिटेन का मतलब ऐसा ना एग्जाम में पूछी जाए कि कौन सी बार जीती लगातार, तो आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि रिटेन लिखा है इसका मतलब पहले भी इसी के पास थी। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि रिटेन रखा है, यानी कि इसके पास थी पहले भी और अब भी यही जीता है। आपको बता दें फाइनल चेन्नई, तमिलनाडु में खेला गया और इजिप्ट में मलेशिया को 2-1 से फाइनल में हराया है। तो इस तरह से मलेशिया ने क्या जीता फिर? सिल्वर। और थर्ड प्लेस पर 2 कंट्री रही, इंडिया एंड जापान। आपको बता दें सेमीफाइनल में इंडिया को मलेशिया ने 3-0 से हरा दिया था। बाकी आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स हेस्टिंग्स, इंग्लैंड में है। विच इंडियन बैडमिंटन पेयर क्लिंच्ड द इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल टाइटल? किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। चलिए जानते हैं। देखिए इंडिया के जो ये शटलर जोड़ी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक, इनको फाइनल में हराकर इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल टाइटल जीत लिया, जो कि जकार्ता, इंडोनेशिया में खेला गया। आपको बता दें इसी तरह ये जो सात्विक साईराज रेड्डी हैं और चिराग हैं, ये वर्ल्ड रैंकिंग में 6th पोजीशन पर है इनकी ये जोड़ी, और इस तरह से ये अपना फर्स्ट सुपर 1000 टाइटल भी जीत चुके हैं। और इंडिया का फर्स्ट एवर डबल पेयर बन गया है ये, जिसने इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल टाइटल जीता है। बाकी और महत्वपूर्ण रिजल्ट्स देख लेते हैं। मेन सिंगल्स टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने, इन्होंने इंडोनेशिया के एंथनी सिनुका को हराया है। वीमेन सिंगल्स टाइटल चाइना की चेन यूफेई ने जीता, इन्होंने स्पेन की कैरोलिना मैरिन को हराया है। वीमेंस डबल्स टाइटल साउथ कोरिया की जोड़ी बाई खाना और ली सो ही ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स चाइना की जोड़ी जेंग सिवी और हुआंग याक्यूंग ने जीता है। इंडिया बीट विच कंट्री इन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल टू विन द टाइटल? भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, लेबनान। तो बात हो रही है फुटबॉल की।
आपको जानना चाहिए भारत ने लेबनान को 2-0 से हरा दिया है और इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल जीत लिया है। ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया। तो इसी के साथ ही टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो जो ये 2023 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप था, ये 3rd एडिशन था इस कप का और 4 नेशंस की जो फुटबॉल टीम्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर में। 9 से 18 जून तक ये चला है। तो कौन कौन सी 4 टीम्स रही? लेबनान, इंडिया, वानुअतु और मंगोलिया। टॉप स्कोरर कौन रहे इस टूर्नामेंट में? सुनील छेत्री और ललियांजुआला शांगते, दोनों ने ही 2-2 गोल इस टूर्नामेंट में किए हैं। और फाइनल में जो आप देख रहे हैं ना, भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया है। तो इसमें 1-1 गोल सुनील छेत्री और इन चांगते का रहा। What has the Nehru Memorial Museum and Library Society been renamed to? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। आपको जानना चाहिए कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अनाउंस किया है कि अब से जो इनका नाम है ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है रखा गया है। ये जो डिसीजन है इस इंस्टीट्यूट को रीनेम करने का और जो प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने का, ये एक स्पेशल मीटिंग में लिया गया है। इसी सोसाइटी की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की है, जो कि इस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय लॉन्च किया गया था, है ना, पिछले साल। तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है, ये 3 मूर्ति भवन के प्रेमाइसिस में जो है स्थित है और उसी प्रेमाइसिस में ये NMML यानी कि जो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी ये भी वहीं पर ही स्थित है। आपको जानना चाहिए जो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है इसको जवाहरलाल नेहरू की मेमोरी में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। When is the Sustainable Gastronomy Day celebrated? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, जून 18। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, है ना, और आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है फास्ट करने का, आप सभी जानते हैं, तो आप 1.5 या फिर 2 पर जो है लगा सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट रोल हाईलाइट करता है जो फूड प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इस बार 2023 में इसका थीम रहा लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए 18 जून को एक और डे मनाया जाता है, यह है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। द सिग्निफिकेंट डे बिल्ड्स अपॉन द UN strategy and plan of action and on hate speech. This was launched on June 18, 2019. International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed on which day? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 19। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा कंडक्ट किया जाता है जून 19 को। 2023 में इसका थीम रहा ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड टू प्रिवेंट, एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है अत्याचार की, वो उस देश की या उस रीजन की जो महिलाएं उन पर पड़ती है। जैसा कि आप यूक्रेन में भी देख सकते हैं, है ना, किस तरह की वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनके साथ जो किया गया रशियन सोल्जर द्वारा, जैसा कि तथ्य बताते हैं ना, जैसे कि मीडिया बताती है। तो कहीं भी देखें आप, किसी भी कंट्री में यही चलता है, तो उसी से संबंधित ये डे है। दूसरे देश की सेना यदि किसी तीसरे देश में घुसती है तो जो है ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर लेडीज़ को भी टारगेट किया जाता है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद वाइस टू एनेबल ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंसेज सर्विसेज टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs रिसाइडिंग इन US एंड सिंगापुर? अमेरिका और सिंगापुर में रहने वाले NRIs को ऑनलाइन आवक प्रेषण सेवाओं को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने वाइस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक ने अनाउंस किया है कि हमने वाइस के साथ कोलैबोरेशन किया है टू इनेबल ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंसेज सर्विसेज
टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस रिसाइडिंग इन यूएस एंड सिंगापुर। तो यूएस और सिंगापुर में जो एनआरआईज रहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस रहते हैं, उनके लिए इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज इनेबल करने के लिए हमने वाइस के साथ कोलेबोरेशन किया है। वाइस की बात करें, एक यूके बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इसके लिए एक तो वाइस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और जो इंडसइंड बैंक का अपना रेमिटेंस सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम इंडस फास्ट रेमिट IFR है, इसको यूज़ किया जाएगा टू ऑफर मल्टी करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज टू NRIs। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO सुमंत कथपालिया है। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है, और टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर। विच कंट्री हैज़ रेज्ड एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 13 टू नाउ 16। किस देश ने सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर अब 16 कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। देखिए, जापान ने एक लैंडमार्क सेक्स क्राइम बिल जो है पास किया है। काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड हो रही थी ताकि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इंक्लूडिंग रेप, फोटोवेरिज्म एंड ऑनलाइन चाइल्ड ग्रूमिंग, तो इस तरह के जो वायलेंस हैं उनको इजीली पनिश किया जा सके। तो जापान में जो एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट है वो पहले 13 थी, अब इसको बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। काफ़ी दशकों से इसकी डिमांड की जा रही है, फाइनली ये अब अप्रूव किया गया है। विच एजेंसी है रिसेंटली रिलीज दैट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट। हाल ही में किस एजेंसी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है CBIC। देखिए, विवेक जोरी जो कि चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC, इन्होंने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट को लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में क्या किया गया है देख लेते हैं। तो ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। परफॉर्मेंस किस चीज़ की? जो कार्गो रिलीज टाइम है हमारे कस्टम स्टेशन पर, उसके बारे में क्वांटिटेटिव मेजर ये बताता है। इट ऑल्सो मेजर द डोमेस्टिक क्लियरेंस इन केस ऑफ इंपोर्ट के टाइम पर जो डोमेस्टिक क्लियरेंस का टाइम है उसके बारे में बताता है। कार्गो अराइव होता है कस्टम स्टेशन पर, उसमें कितना टाइम लगता है उसके बारे में बताता है, उसके डिपार्चर के बारे में बताता है। तो इस स्टडी में सी पोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेज यानी कि ACCs, इनलैंड कंटेनर डिपो यानी कि ICDs, और इंटीग्रेटेड चेक डिप पोस्ट यानी कि ICPs, ठीक है, इन सभी के बारे में जो है डेटा दिया गया है। तो मैक्सिमम % ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री जो है ये हैंडल करते हैं। इस फाइंडिंग में पाया गया है कि जो पाथ टू प्रॉम्प्टनेस स्ट्रेटजी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बताया गया है कि अगर हम 2022 से कंपेयर करें 2023 में, तो ICDs के लिए जो रिलीज टाइम है उसमें 20% रिडक्शन देखा गया है, और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस के लिए 11% रिडक्शन देखा गया है, और 9% रिडक्शन देखा गया है सी पोर्ट्स में, यानी कि रिलीज टाइम में जो रिडक्शन देखा गया। यूनिवर्सिटी वॉज द 2-day साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए भोपाल है। आपको जानना चाहिए 2 दिन चलने वाले साइंस 20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। Which country piloted the establishment of a new memorial wall for fallen peacekeepers? शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को किस देश द्वारा रखा गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए, भारत ने एक प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि जो पीस कीपर्स हैं जो शहीद हो चुके हैं अपनी ड्यूटी के करते हुए, उनके स्मरण में एक मेमोरियल वॉल जो है इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। एक रेजोल्यूशन भारत ने फॉरवर्ड किया और उसको UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया है। लगभग 190 कंट्रीज़ ने भारत इसको जो है सपोर्ट किया। तो जो ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, इसको इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में रुचिरा काम्बोज, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया UN जनरल असेंबली हॉल में। What is the issue price of sovereign gold bonds 2023-24 Series 1 per ग्राम? sovereign gold bonds 2023-4 प्रति ग्राम का निर्गम मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5,926 पर ग्राम। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज 1 ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुकी है 19 से 23 जून 2023 के बीच, और सेटलमेंट डेट रहेगी 27 जून 2023। तो ये जो इशू प्राइस है इन बॉन्ड का इस सब्सक्रिप्शन पीरियड में ये 5,926 रुपये पर ग्राम है।
आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि यदि इन्वेस्टर जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मतलब पेमेंट जो है डिजिटल मोड के थ्रू करते हैं, तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी इस इशू प्राइस पर मिलेगा। यानी कि इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं, उनके लिए जो इशू प्राइस है इस गोल्ड बॉन्ड का ये 5,876 रुपये पर ग्राम ऑफ गोल्ड रहेगा। ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनको किसके थ्रू बेचा जाएगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, लेकिन इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और रीजनल रूरल बैंक शामिल नहीं है। बाकी और कौन कौन है? स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है इनका जो टेन्योर है ये 8 साल तक का रहेगा और प्रीमैच्योर रिडेम्पशन भी इसमें आप कर सकते हैं 5th ईयर के बाद। जो मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट है ये 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रहेगी। जो मैक्सिमम लिमिट है इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ये 4 kg है फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज़ पर फिस्कल अप्रैल से मार्च के लिए। ठीक है, अगर जॉइंट होल्डिंग है तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है ये 4 kg रहेगी फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक की तरह इशू किए जाएंगे अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। इसको डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो प्राइस है इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ये जो है इंडियन रुपीज़ में फिक्स किए गए हैं और ट्रेडिंग के लिए भी एलिजिबल है। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये ट्रेडिंग भी आप इनमें कर सकते हैं। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 2.50% पर एनम के फिक्स रेट से कंपनसेट किया जाएगा जो कि सेमी एनुअली पेबल है। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनको आप लोन्स के लिए कोलेट्रल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेलें महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क? भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा की समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है 2023-2027। देखिए, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया इन्होंने एक फ्रेमवर्क साइन किया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-2027। तो ये जिन जिन लोगों के प्रेजेंस में साइन किया गया उन्हें देख लेते हैं। एक तो CEO नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम, सोम्बी शाह जो कि UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर है इंडिया में, और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी, इन सभी की उपस्थिति में साइन किया गया है। और ये 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स पर आधारित है: पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। Which Indian athlete secured gold in 3000 मीटर स्टीपल चेस इन द नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? किस भारतीय एथलीट ने नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है पारुल चौधरी। देखिए, भुवनेश्वर उड़ीसा में नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चल रही है इसमें 3000 मीटर स्टीपल चेस में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। मेरिट से आती हैं। इसी के साथ जो एशियन गेम्स होने वाला है इस साल के अंत में उसके लिए भी ये क्वालिफाई कर गई हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल मास्कट फॉर द 37th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गोवा? गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मोगा। देखिए, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इन्होंने 37th नेशनल गेम्स के लिए मास्कट और ऑफिशियल जर्सी को लॉन्च किया है। गोवा में होने वाले हैं ना, क्योंकि जो 37 नेशनल गेम्स हैं। तो ऑफिशियल मास्कट क्या रहेगा? मोगा, जो कि एक बाइसन है, यानी कि जंगली भैंसा या जंगली बैल, इस तरह का आप कह सकते हैं, जंगली भैंसा। ठीक है, तो बाइसन है। तो ये जो है राज्य की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी आप जानते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन PT ऊषा है। तो याद रखिएगा, ऑफिशियल मास्कट पूछा जाता है। विच कंटिजेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्स खान क्वेस्ट 2023 इन मंगोलिया? मंगोलिया में एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेना का कौन सा दल भाग ले रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है गढ़वाल राइफल्स। आपको जानना चाहिए एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 है,
ये मंगोलिया में शुरू हो चुकी है और 20 से ज़्यादा देशों की मिलिट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आपको बता दें इस एक्सरसाइज को इनोग्रेट किया गया है मंगोलिया के प्रेसिडेंट मिस्टर उखनागिन खुर्लेसुक के द्वारा। आपको जानना चाहिए मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड, इन दोनों के ही द्वारा इस इवेंट को को स्पॉन्सर किया गया है। इंडियन आर्मी को गढ़वाल राइफल्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 एक्सरसाइज में। Who has been appointed by Australia as next High Commissioner to India? ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत में अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है फिलिप ग्रीन। देखिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फिलिप ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया अपॉइंट किया है। साथ ही बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट कॉन्सुल जनरल होंगे हिलरी मैकग्रिची। साथ ही फिलिप ग्रीन ये भूटान के भी हाई कमिश्नर के तौर पर जो है सर्व करेंगे, यानी कि हाई कमिश्नर टू किंगडम ऑफ भूटान के तौर पर भी यही सर्व करेंगे फिलिप ग्रीन। तो दोनों दोषों के बने हैं, भारत के भी और भूटान के भी रहेंगे कहाँ पर? भारत में। अच्छा, एक और चीज़ आप जान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में पाकिस्तान में सीनियर डिप्लोमेट जेन मैरियट, इनको अपना ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है पाकिस्तान में। और पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई फीमेल ब्रिटिश एनवॉय जो है इस्लामाबाद में अपॉइंट की गई है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2023? विश्व शरणार्थी दिवस 2023 जो कि 20 जून को मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है होप अवे फ्रॉम होम। देखिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एक इंटरनेशनल डे है जो कि हर साल 20 जून को ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 2023 में इसका थीम है होप अवे फ्रॉम होम। रिफ्यूजी आप सभी जानते हैं, मजबूरी में जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, अपनी कंट्री छोड़नी पड़ जाती है ना, वो सभी रिफ्यूजी कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी रेस, रिलीजन, नेशनलिटी या फिर किसी सोशल ग्रुप के मेंबर होने के कारण या पॉलिटिकल ओपिनियन के कारण उनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उन्हें मारा जा सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा यूनाइटेड नेशंस 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन कहता है। रिफ्यूजी जो है मोस्ट वल्नरेबल पीपल हैं वर्ल्ड में, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, साथ ही 1967 प्रोटोकॉल ये जो हैं जारी किए हुए हैं। हु वॉन द कैनेडियन ग्रां प्री 2023? कैनेडियन ग्रां प्री 2023 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मैक्स वर्स्टेपन। देखिए डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर ऑफ रेड बुल मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने कैनेडियन ग्रां प्री 2023 जीत लिया है। और अब तक इस साल इन्होंने बहरीन जीपी, ऑस्ट्रेलियन जीपी, मियामी जीपी, स्पेनिश जीपी और मोनाको जीपी जीते हैं। Which agency released the Gender Social Norms Index GSNI 2023? किस एजेंसी ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है UNDP। देखिए हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP, इन्होंने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GSNI 2023 को रिलीज़ किया है। तो जो महिलाओं का रोल है, ठीक है, जो महिलाओं का रोल है उसकी और लोगों का क्या एटीट्यूड है, और महिलाओं के खिलाफ जो पक्षपात होता है उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। ये बताती है कि 4 डायमेंशंस ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है उसको ट्रैक किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी। इस इंडेक्स में लगभग ग्लोबल पॉपुलेशन का 85% कवर किया गया है, और बताते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 मैन एंड वीमेन होल्ड फंडामेंटल बाइसेस अगेंस्ट वीमेन। 9 में से 10 लोग जो हैं वो वुमेन के अगेंस्ट जो है बाइस्ड रहते हैं। हाफ ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड स्टिल बिलीव मैन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर्स दैन वीमेन। Over 40% believe men make better business executives than women. A staggering 25% of people believe it is justified for a man to beat his wife. Strange. The share of women as heads of state or heads of government has remained around 10% since 1995. यानी कि 1995 से जो हमारे पूरे ग्लोबल में जो देश हैं उनके जो हेड हैं वो केवल 10% ही ऐसी हैं जो महिलाएं हेड हैं यहाँ पर।
इन द लेबर मार्केट वीमेन एक्यूपाई लेस देन अ थर्ड ऑफ मैनेजरियल पोजीशन, जो मैनेजर टाइप लेवल की पोजीशन होती हैं उस पर भी लगभग जो है लेस देन अ थर्ड, ठीक है, 1/3 लोग ही वहाँ पर महिलाएं ऑक्यूपाई हैं। What is the growth rate of gross direct tax collections for the financial year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 12.73%। देखिए यहाँ पर जो 17 जून 2023 तक के फिगर सामने आए हैं, इसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल 2023-24 है इसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो रहा ये 3,79,760 करोड़ रुपए का रहा है। यदि हम फाइनेंशियल 2022-23 से कंपेयर करें इतने ही पीरियड के लिए, तब ये 3,41,568 करोड़ रुपए था। इसका मतलब 11.18% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। लेकिन हमारा क्वेश्चन इस पैराग्राफ से संबंधित रहा, जो ग्रोस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं फाइनेंशियल 2023-24 के लिए ये 4,19,338 करोड़ रहा, और यदि हम इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तब ये 3,71,982 करोड़ रुपए था, यानी कि 12.73% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। एडवांस टैक्स कलेक्शंस जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में रहा ये 1,16,776 करोड़ रुपए रहा, और सेम अगर हम पिछले पीरियड की बात करें पिछले साल के पीरियड में, तब ये एडवांस टैक्स कलेक्शन 1,02,707 करोड़ रुपए था, यानी कि 13.70% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। वेयर वॉज द इंटरसोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन हेल्ड? इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है म्यूनिक, जर्मनी। देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा, इन्होंने हाल ही में म्यूनिक जर्मनी में 3 दिवसीय इंटरसोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। इरेडा के बारे में आप जानते हैं, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही इन्होंने इस एग्जीबिशन में अपना एक पेविलियन भी सेटअप किया है, जहाँ पर जो विजिटर्स हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए इरेडा के CMD प्रदीप कुमार दास हैं। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on the Urban Cooperative Bank Limited, राउरकेला? भारतीय रिजर्व बैंक ने द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड राउरकेला पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 6 लाख रुपीज। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड राउरकेला पर। किस लिए? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन अडेरेंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन नो योर कस्टमर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। 2 बैंकों पर और जुर्माना लगाया है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो RBI ने यहाँ पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद पर, और साथ ही RBI ने 50 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डोंबिवली नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड डोंबिवली महाराष्ट्र पर। ठीक है, रीजन इनके आप देख सकते हैं। Who has taken over as managing director of इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड? इंद्रप्रस्थ गैस के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है कमल किशोर चैतीवाल। देखिए कमल किशोर चैतीवाल ये इंद्रप्रस्थ गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं और संजय कुमार को ये सक्सीड कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस की अगर हम बात करें तो 4 राज्यों में इंक्लूडिंग दिल्ली, इनके 30 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराती है, और ये गेल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और जो दिल्ली गवर्नमेंट है इनके बीच एक जॉइंट वेंचर है। जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है इसका 5% स्टेक है इसमें इंद्रप्रस्थ गैस में। SBI Mutual Fund has received IRDAI note to acquire up to what % stake in ICICI Lombard General Insurance? SBI म्यूचुअल फंड को ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए IRDAI की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए 10% है। आपको जानना चाहिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI इसने अपनी अप्रूवल दे दी है SBI म्यूचुअल फंड को कि ये जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है इसमें 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एक्वायर कर सकता है थ्रू मार्केट परचेज।
अगर हम मार्च 2023 के एंड तक की बात करें तो जो प्रमोटर है ICICI बैंक इस इंश्योरेंस कंपनी का, इसमें ICICI बैंक की जो शेयर होल्डिंग है 48.02% है। वहीं SBI म्यूचुअल फंड के 4.62% है इस इंश्योरेंस कंपनी में। Which company has joined hands with Germany's SMS Group for a decarbonization project? डिकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी ने जर्मनी के SME ग्रुप से हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी, टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील और जर्मनी की SMS ग्रुप, इन दोनों ने ही एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है, जो पूरी गतिविधि है जिससे स्टील बनता है, प्रक्रिया है, उसको डीकार्बनाइजेशन कैसे किया जाए इस पर कार्य करेंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? जो ये कंपनी हमने देखी जर्मनी की SMS ग्रुप, इनके द्वारा एक इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी बनाई गई है, तो उसी को यूज़ करेंगे ये लोग, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। Recently, which edition of Global Slavery Index was released by the Walk Free Foundation? हाल ही में वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th। देखिए, हाल ही में ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 का 5th एडिशन रिलीज किया गया है और इसमें 2022 के आंकड़े लिए गए हैं। इससे पहले 4 बार जब ये लॉन्च हुआ तो 2013, 2014, 2016 और 2018 में हुआ था। आपको बता दें, इसको वॉक फ्री, जो कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा प्रेजेंट किया गया। और जो डेटा है वो ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, एक तरह का ये डॉक्यूमेंट है, इससे लिया गया है। अब ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉक फ्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के द्वारा। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये भी मॉडर्न स्लेवरी को एंड करने से संबंधित है। इसमें टारगेट 8.7 जो है इसी ओर इशारा करता है कि जो मॉडर्न स्लेवरी है उसको एंड किया जाना चाहिए। मॉडर्न स्लेवरी मतलब जैसे फोर्स्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, है ना, इस तरह की प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि 2021 में एन एस्टिमेटेड 50 मिलियन पीपल वर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी ऑन एनी गिवन डे इन 2021, है ना। 2016 से 10 मिलियन पीपल का इजाफा देखने को मिला है जो मॉडर्न स्लेवरी में है। और इन 50 मिलियन में से 28 मिलियन जो है फोर्स्ड लेबर हैं और 22 मिलियन फोर्स्ड मैरिजेस के शिकार हैं। इसमें बताया गया है, यानी कि 1 in every 160 पीपल इन द वर्ल्ड इज विक्टिम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। 160 में से हर एक जो है मॉडर्न स्लेवरी का विक्टिम है। इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये टॉप G20 कंट्रीज हैं जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स्ड लेबरर्स हैं। इसमें 160 कंट्रीज को रैंक किया गया है। ठीक है, उनके प्रिवलेंस, एस्टिमेटेड प्रिवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी पर 1000 पीपल के हिसाब से। ठीक है, 1000 पीपल में कितने लोग जो है मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं उस हिसाब से उसे बोला गया है, प्रिवलेंस बोला गया है। तो इसमें जो है नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, टर्की, ताजिकिस्तान, UAE, रशिया, अफगानिस्तान, कुवैत, ठीक है, इन सब में हाईएस्ट प्रिवलेंस रेट है। तो हाईएस्ट किस में है? नॉर्थ कोरिया में। और लोवेस्ट प्रिवलेंस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, जापान एंड फिनलैंड। एशिया एंड पैसिफिक में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जो मॉडर्न स्लेवरी में है। और भारत का जो प्रिवलेंस रेट है ये 8 है, यानी कि एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी पर 1000 पीपल। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी कहाँ पर है? इंडिया में। ऑब्वियस सी बात है जब जनसंख्या की ज़्यादा है। फिर चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, टर्की है, बांग्लादेश है और US है। ये ओवरऑल ले रखा है ना पॉपुलेशन में। और जो हमने ये नॉर्थ कोरिया वाला पढ़ा ये क्या है? पर 1000 पीपल। यहाँ पर बताया गया है कि भारत ने भी कुछ स्टेप लिए हैं ताकि मॉडर्न स्लेवरी को ख़त्म किया जा सके, जैसे कि बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट ऑफ 1976। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक जजमेंट दिया गया है कि अगर आप जो लेबर है उसको मिनिमम वेज नहीं देते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? एक फोर्स्ड लेबर के बराबर ही है अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट प्रिवलेंट लेफ्ट साइड में दिया गया है और लीस्ट प्रिवलेंट राइट साइड में दिया गया है। तो जो आप मोस्ट प्रिवलेंट देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, नॉर्थ कोरिया पहले नंबर पर है और प्रिवलेंस रेट कितना है? 104.6। अब भारत का कितना है? 8।
इधर स्विट्जरलैंड का देखेंगे तो प्रिवलेंस रेट कितना है 0.5 मात्र। Which bank released the report predicting that India will be the United Arab Emirates largest export destination by 2030? किस बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य होगा? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया है कि भारत यूनाइटेड अरब अमीरात का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहेगा 2030 तक। इस रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ ट्रेड, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन हाई ग्रोथ कॉरिडोर्स। इसमें बताया कि 2030 तक जो यूएई का एक्सपोर्ट है ये 543 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है 5.5% की रहने वाली है। वहीं एक और रिपोर्ट जारी की गई थी, एक आंकड़ा दुबई एफडीआई मॉनिटर के द्वारा। इसमें बताया गया कि दुबई जो है ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए टॉप चॉइस है इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि इंडियन इन्वेस्टर्स को पसंद है दुबई में इन्वेस्ट करना। ठीक है, जो इंडिया से जो एफडीआई आती है तो उसमें दुबई पहले नंबर पर है। यदि हम कैलेंडर ईयर 2022 की बात करें तो इस दुबई जो सबसे ज़्यादा एफडीआई मिली है दुबई में, ये पहले तो यूएस से मिली है सबसे ज़्यादा, फिर यूके के, और फिर तीसरे नंबर पर भारत आती है 12%। Which digital credit platform has partnered with the National Payments Corporation of India to add UPI plugin functionality to its services? किस डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म में अपनी सेवाओं में यूपीआई प्लगइन कार्यक्षमता जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है रिंग। देखिए रिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो एनपीसीआई का यूपीआई प्लगइन फंक्शनैलिटी है उसको रिंग का जो स्वीट है डिजिटल सर्विसेज का पूरा सेट है उसमें जो है इंटीग्रेट किया गया है। दिस पार्टनरशिप विल हेल्प रिंग ऑफर स्कैन एंड पे ऑप्शंस टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो इनके पास अभी तक ये ऑप्शन नहीं था, स्कैन एंड पे कर सकते हैं अब इसके जो कस्टमर्स हैं, एंड एक्वायर न्यू कस्टमर्स हु यूज यूपीआई एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट्स। With this collaboration, the Ring app will become a one-stop integrated payment and credit solution where a customer can avail credit and pay merchants across the country. देखिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ ताकि एक जो है क्वेश्चन का एक जो है मतलब बन सके कि हाँ एक फ्रेम हो सके अच्छे से क्या उसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी जब आप एग्जाम के लिए पढ़े ना इन चीज़ों को ना पढ़ें, केवल इतना पढ़ लिया कि रिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म प्लस एनपीसीआई इक्वल्स टू यूपीआई प्लगइन फंक्शनैलिटी, बस इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। द डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द सेल फॉर एक्वायरिंग द प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री? रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन प्राप्त करने के सौदे को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स को अमेरिका से एक्वायर करने पर अपनी सहमति जता दी है, और लेकिन जो फाइनल डिसीजन है ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS द्वारा लिया जाएगा। और आपको बता दें जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये हाईएस्ट बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की, और एक्विजिशन से संबंधित जो डिसीजंस हैं वो इसी के द्वारा लिए जाते हैं। Which of the following has become the first public sector bank to introduce an IVR based UPI solution UPI 123 Pay? निम्नलिखित में से कौन सा IVR आधारित यूपीआई समाधान UPI 123 पे पेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने IVR बेस्ड यूपीआई सोल्यूशन UPI 123 पे इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें ये जो 123 पे UPI है इसको लॉन्च करने का मकसद है कि उन एरियाज़ में यूपीआई की सर्विस दी जा सके जहां पर इंटरनेट नहीं है या फिर लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, केवल फीचर फ़ोन है। अभी 123 पे यूपीआई क्या है आप सभी जानते हैं। जो यूपीआई है ये 24 आवर रियल टाइम पेमेंट सोल्यूशन है ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन जो ये 123 पे यूपीआई है ये इसी तरह का एक पेमेंट है जिसे आप फीचर फ़ोन जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं उनके थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं, है ना। किसके थ्रू? बाय कॉलिंग एन IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर को डायल करके। तो यहाँ पर नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे यूज़ करते हैं? अब ये नंबर है इसको आप डायल करें, उसके बाद फिर मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करें और अपना जो है UPI पिन डालें और आगे की
जो भी ट्रांजैक्शन है उसको पूरा करें। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023? 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आपको जानना चाहिए, बात है 11 दिसंबर 2014 की, जब यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का ऐलान किया। आपको बता दें, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का जो प्रपोजल है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था ड्यूरिंग द 69th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। आपको जानना चाहिए, इस बार हम 2023 में 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका थीम है इस बार योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आपको जानना चाहिए, इस बार का जो सेलिब्रेशन है इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं एक योगा सेशन के थ्रू। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। बाकी आप जानते हैं, योगा एक एंशिएंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका ओरिजिन भारतीय है। द वर्ड योगा डेराइव्स फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट, सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइजनेस। साथ ही आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोल्स्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21। ये फैक्ट तो आप जानते होंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंट जिन्हें आपको एक साइड में लिख लेना चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप कम से कम वे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें तो कम से कम आप देखकर चले जाएं, वे आप जो है रिकॉल कर पाएँ एग्जाम में। तो वैसी ही एक न्यूज़ ये भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसका थीम पूछा जाता है। पिछले जो जब तक हम मनाते आ रहे हैं पिछले सालों में, तो थीम पूछते आए हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप अलग से नोट कर लीजिए ताकि ये चीज़ आप ना भूलें। Which state was adjudged the best in the 4th National Water Awards? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, चलिए देखते हैं। आपको जानना चाहिए कि 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स ये ऑर्गेनाइज किए गए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा, और ये अवार्ड दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के द्वारा। आपको बता दें, 11 कैटेगरीज में 41 विनर्स यहाँ पर अनाउंस किए गए इन नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन विनर रहे हैं। बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश को चुना गया है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंजुम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, बेस्ट विलेज पंचायत ये रही है जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत तेलंगाना, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी रही है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बेस्ट मीडिया रही है एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा, बेस्ट स्कूल जामियातपुरा प्राइमरी स्कूल महसाना गुजरात, बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूजेस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जम्मू एंड कश्मीर, बेस्ट इंडस्ट्री बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार, बेस्ट एनजीओ अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन रही है संजीवनी पियत सहकारी मंडली लिमिटेड नर्मदा गुजरात, और बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज़ रही है SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए, जो फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं ये 2018 में लॉन्च किए गए थे, उसके बाद सेकंड नेशनल अवार्ड्स लॉन्च किए गए 2019 में और थर्ड लॉन्च किए गए 2020 में। और इस बार कौन से रहे ये वाले नेशनल अवार्ड्स? 4th नेशनल अवार्ड्स ये रहे हैं। What is the equity stake acquired by Max Life Insurance Company Limited in Capital Small Finance Bank? Capital Small Finance Bank में Max Life Insurance Company Limited द्वारा अधिग्रहित इक्विटी हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 2.99%। आपको जानना चाहिए कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2.99% इक्विटी स्टेक एक्वायर किए हैं जालंधर हेडक्वार्टर्ड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लगभग 49.50 करोड़ रुपीस में। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करते हैं, MD एंड CEO सर्वजीत सिंह सामरा है, हेडक्वार्टर्स जालंधर पंजाब में है और टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। Who has been reappointed as MD and CEO of Equitas Small Finance Bank by the RBI? RBI द्वारा Equitas Small Finance Bank के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है वासुदेवन PN। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मंजूरी दे दी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं वासुदेवन पतंगी नरसिम्हन, वासुदेवन PN, इनको आप रीअपॉइंट कर सकते हैं MD एंड CEO के तौर पर।
और इनका टेन्योर जो है ये 3 साल तक का रहेगा। 23 जुलाई 2023 से शुरू होगा। बाकी आप जानते हैं इक्विटाई स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर्स चेन्नई है, टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। साथ ही आप एक अपॉइंटमेंट और जान लीजिए कि एक्सिस बैंक ने फॉर्मर रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है 3 साल के लिए। इंडियाज फर्स्ट एवर वीमेंस कबड्डी लीग कमेंस्ड इन विच सिटी? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग किस शहर में शुरू हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए दुबई। आपको जानना चाहिए कि इंडिया की फर्स्ट एवर वीमेंस कबड्डी लीग का जो इनॉग्रल एडिशन है ये दुबई UAE में स्टार्ट हुआ है 16 जून से। इसमें 8 टीम्स हैं और लगभग 96 प्लेयर्स खेल रहे हैं। और टीम्स के अगर हम नाम देखें तो दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठास, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स, राजस्थान राइडर्स, उमा कोलकाता और बेंगलुरु हॉक्स। और इसमें जो विनर रहेगा उसको $500,000 दिरहम्स की प्राइज मनी मिलेगी। Which IIT has developed IoT based low cost mobile air pollution monitoring framework? किस IIT ने IoT आधारित कम लागत वाला मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी फ्रेमवर्क विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक लो कॉस्ट मोबाइल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसके तहत जो पब्लिक व्हीकल्स है ना उन पर ही सेंसर्स, जो पोल्यूशन सेंसर्स हैं उनको माउंट किया जा सकता है, यानी कि उनको लगाया जा सकता है। तो जिस भी वो जगह पर जाए, चाहे हाइट की जगह पर हो चाहे कैसी भी जगह पर हो, वहीं की एयर क्वालिटी जो है पता चल सकती है उन सेंसर के वजह से, क्योंकि व्हीकल पे वो लगा रहेगा। अब तक क्या होता है, जो हमारी एम्बियंट एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटरिंग स्टेशंस के थ्रू जांचा जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशंस बने रहते हैं, है ना, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू बताया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। तो ये जो एयर मॉनिटरिंग ये स्टेशंस होते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशंस, पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस, ये फिक्स्ड लोकेशंस पर होते हैं। तो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया ही ये लोग कवर कर पाते हैं। पर अब जब ये व्हीकल्स के ऊपर ही जो है सेंसर, पोल्यूशन सेंसर लगेंगे तो आप एक वास्ट एरिया कवर कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए और IIT से संबंधित न्यूज़। लॉरस लैब्स, इन्होंने एक MOU साइन किया है IIT कानपुर के साथ टू ब्रिंग नोवेल जीन थेरेपी एसेट्स टू मार्केट। इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर सुयो मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली के साथ टू डेवलप इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू बूस्ट द EV इकोसिस्टम फॉर एंड यूजर्स। The Ministry of Electronics and Information Technology has collaborated with which company to boost online cyber safety? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ऑनलाइन साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है गूगल। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल, इन दोनों ने ही एक कोलैबोरेशन किया है। किस लिए? टू ड्राइव सिटीजन अवेयरनेस ऑन ऑनलाइन साइबर सेफ्टी इन द कंट्री। तो देश में साइबर सेफ्टी से संबंधित कैंपेन चलाने के लिए इनका ऑलरेडी एक कैंपेन है जिसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। तो इसके तहत कई तरह के इनिशिएटिव ले जाते हैं, जैसे लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, साइबर सेफ्टी से संबंधित मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट ऑन ऑनलाइन सेफ्टी, एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, तो ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। विच एजेंसी रिलीज्ड ऑयल 2023 रिपोर्ट? किस एजेंसी ने ऑयल 2023 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है IEA। देखिए IEA का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आप सभी जानते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है ऑयल 2023। इसमें बताया है कि 2027 तक जो भारत में ऑयल की डिमांड है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। अभी चाइना की ज़्यादा है भारत से, लेकिन 2027 तक भारत में जो ऑयल की डिमांड है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस बार जो है चाइना की जो डिमांड है वो 2024 के बाद से काफ़ी गिरती हुई नज़र आएगी। इस बार तो काफ़ी राइज हुआ है ऑयल की डिमांड में। और अगर हम देखें इन 3 बड़ी कंट्रीज़ को, जैसे US, चाइना एंड इंडिया, तो सबसे ज़्यादा डिमांड US में है, फिर चाइना में है और फिर इंडिया में है। तो 2027 तक चाइना से आगे भारत निकल जाएगा डिमांड में। जो वर्ल्ड ऑयल ग्रोथ डिमांड है उसकी फोरकास्ट IEA ने बताई है 2.4 मिलियन बैरल्स पर डे रहेगी 2023 में। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख रहे हैं डिमांड बढ़ रही है और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ रही है। ऑयल इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा इसका, है ना। तो ग्लोबल ग्रोथ जो है ऑयल डिमांड में वो रिड्यूस होगी 2028 तक। तो अभी कितनी है? 2.4 मिलियन बैरल्स पर डे, और ये कितनी हो जाएगी?
4 लाख बैरल्स पर डे 2028 तक। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK फॉर कस्टमर्स? किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है पेटीएम। देखिए पेटीएम ने यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर्स के लिए टू मेक पेमेंट्स टू ऑनलाइन मर्चेंट्स विदाउट एनी फेलियर ऑफ द सिस्टम। यानी कि जब कोई पेमेंट्स करते हैं मर्चेंट्स को, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कोई भी फेलियर उस सिस्टम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऐसा यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पेटीएम ने अपने कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस की है। तो फेल प्रूफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कस्टमर कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं पेटीएम यूपीआई SDK विल लेट यूजर्स पे डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट्स थ्रू यूपीआई पिन विदाउट हैविंग टू जंप बिटवीन मर्चेंट एंड पेमेंट ऐप। Along with Paytm UPI Lite, the company is enhancing two-sided payments for both merchants and customers. साथ ही आपको जानना चाहिए फ़ोन पे से संबंधित भी एक न्यूज़ है। फ़ोन पे जिसकी बड़ी हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है, तो फ़ोन पे ने अपनी जो है इन ऐप पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है MSMEs के लिए। भारत में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इसने इन ऐप पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। किसने? फ़ोन पे ने। Who has been appointed new Chief Executive Officer of Alibaba Group? अलीबाबा समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है एडी योंगमिंग वू। देखिए अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एडी योंगमिंग वू हैं ये डैनियल चांग को सक्सीड करेंगे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और जो अलीबाबा के करंट एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं जोसेफ साई, ये डेनियल चांग को सक्सीड करने वाले हैं एज चेयरमैन ऑफ द अलीबाबा ग्रुप। आप जानते हैं अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड या अलीबाबा ये एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्पेशलाइजेशन ई-कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है इसमें अलीबाबा से संबंधित थी कि अलीबाबा जो कंपनी है किस देश की है, तो चाइना है। नाम से नहीं पता चलेगा ना, अगर किसी ने नाम ही ना सुना हो। वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अलीबाबा का नाम ना सुना हो, पर अगर नहीं सुना है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तब कोई नहीं कह सकता कि चाइना की कंपनी है नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटर्ड इनटू अ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट विद द सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड फॉर इट्स स्टेशंस एट रामागुंडम, कुडकी एंड सोलापुर? निम्नलिखित में से किसने रामागुंडम, कुडकी और सोलापुर में अपने स्टेशनों के लिए सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी NTPC। देखिए NTPC ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है SCCL के साथ, यानी कि सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ। किस लिए? फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है, FSA, ठीक है। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है कहाँ के लिए? जो इसके स्टेशन हैं रामागुंडम में, कुडकी में और शोलापुर में। तो कुडकी 2 यूनिट के लिए 67.50 लाख मैट्रिक टन की फ्यूल सप्लाई, और सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है सोलापुर यूनिट 2 के लिए, और एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है जो रामागुंडम में इसका प्लांट है उसके लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट विल क्लब नौरादेही एंड दुर्गावती सेंचुरीज टू क्रिएट स्टेट्स 7th टाइगर रिजर्व? कौन सी राज्य सरकार राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बनाने के लिए नौरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य को क्लब करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, तो इसको जल्द ही अपना 7th टाइगर रिजर्व मिलने वाला है, क्योंकि जो राज्य सरकार है इन्होंने नौरादेही और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो एरिया है उसको एक कंबाइंड प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसी के साथ 2339 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया बन गया है, लगभग भोपाल से तो 20 किलोमीटर दूरी पर, और जल्दी इसको ऑफिशियली इसका नाम भी दे दिया जाएगा इस टाइगर रिजर्व का। मैं ना अभी मंजूरी नहीं मिली है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और 3 डिस्ट्रिक्ट में ये आएगा, नरसिंहपुर, सागर एंड दमोह। आप सभी जानते हैं MP में 6 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी एंड सतपुड़ा। और सोर्सेज का मानना ऐसा है कि ये जो नया टाइगर रिजर्व बनेगा इसका नाम दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो सकता है। वेयर वॉज द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद है। आपको जानना चाहिए G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में संपन्न हुई है। हम सभी जानते हैं कि ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च यानी कि IIMR, इसको ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स जो है डिक्लेयर किया गया था ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में हुई उस दौरान।
हु लॉन्च द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप इन मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, महेंद्र नाथ पांडे। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप मसूरी उत्तराखंड में लॉन्च किया है। ये ऐप डेवलप की गई है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड REIL के द्वारा। इसका मकसद है जो भी इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में की चैलेंजेस हैं मिल्क कलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो उन सभी को जो है उनका निपटान किया जा सके। इसमें बताया भी गया है कि की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द ऐप इंक्लूड इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी अमंग stakeholders, online monitoring of milk collection at milk cooperative societies, real-time updates on milk prices, direct beneficiary transfers of payment and government subsidies to milk producer bank account, push notification for milk collection and multilingual support. Who has collaborated with Prime Minister Narendra Modi for a special song promoting the benefits of millet? बाजरा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसने एक गीत प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, फालू। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इंडियन अमेरिकन सिंगर जिनका नाम फालू है, ये ग्रैमी अवार्ड विनर है, इनके साथ कोलैबोरेट किया है और एक स्पेशल सॉन्ग को जो है प्रस्तुत किया है ताकि जो मिलेट्स के बेनिफिट हैं उसको लोगों के सामने लाया जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए। इस सॉन्ग का टाइटल है अब्यूंडेंस इन मिलेट्स। आप सभी जानते हैं 2023 का जो ये साल है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर हम मना रहे हैं। इसका प्रपोजल भी भारत के ही द्वारा रखा गया था यूनाइटेड नेशन असेंबली में, है ना, ड्यूरिंग 75th सेशन ऑफ UNGA। द पालकी फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र? पालकी उत्सव महाराष्ट्र में किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वारकरी। देखिए, आपको जानना चाहिए कि महाराष्ट्र में हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हुए हैं उन्होंने 800 ईयर ओल्ड वर्करी कम्युनिटी का जो पालकी फेस्टिवल है उसको देखा, उसका जो है विटनेस बने, उसके साक्षी बने। आपको जानना चाहिए जो ये पालकी फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र के कुछ संत द्वारा स्टार्ट किया गया था और अभी भी जो उनके फॉलोवर्स हैं जिन्हें वारकरीज बोलते हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ये एक एनुअल पिलग्रिमेज माने यात्रा है, कहाँ तक की? पंढरपुर तक की, जो कि विठोबा जी महाराज की जो है सीट है महाराष्ट्र में। और कब होता है? हिंदू मंथ्स ऑफ आषाढ़, जून जुलाई एंड कार्तिक नवंबर दिसंबर। पालकी फेस्टिवल ये 22 दिन तक जो है चलता है और जो है जून में ये शुरू किया गया और फॉलोवर्स यहाँ पर पालकी के साथ चलते हैं। पादुका रहती है इसमें अलग अलग संत की, पादुका ऑफ वेरियस संत, मोस्ट नोटेबली तुकाराम एंड ज्ञानेश्वर। वर्करीज जो है ये हिंदू रिलीजियस सेक्ट है जो कि विठोबा या विठल, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, उनकी वर्शिप करते हैं। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट अपॉइंटेड सीनियर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा एज सेक्रेटरी ऑफ विच प्रीमियर एजेंसी? मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा को किस प्रीमियर एजेंसी का सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, रॉ। आपको जानना चाहिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने सीनियर IPS ऑफिसर रवि सिन्हा, इन्हें इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इसके चीफ के तौर पर अपॉइंट किया है 2 साल के लिए। आपको जानना चाहिए कि जो मिस्टर रवि सिन्हा हैं ये समंत कुमार गोयल को सक्सीड करने वाले हैं, क्योंकि जो मिस्टर गोयल है इनका 4 साल का जो कार्यकाल है ये 30 जून को समाप्त हो रहा है। आपको जानना चाहिए जो ये रॉ के चीफ होते हैं ये जनरली सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी का पद होता है ये कैबिनेट सेक्रेटरीट में, ठीक है, और ये डायरेक्ट अंडर द अथॉरिटी होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट ओवरसाइट। आपको जानना चाहिए रॉ के बारे में, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका प्राइमरी फंक्शन रहता है कि फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, इससे संबंधित जो भी गैदरिंग है, जो भी इनपुट्स है वो इकट्ठा करना और इंडियन पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस देना, भारत की जो फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके बारे में अपनी राय रखना और भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी भी इसके कामकाज में इंक्लूड रहती है। आपको जानना चाहिए कि रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी।
और जो इसके फाउंडिंग चीफ थे, यानी कि फर्स्ट चीफ जो थे रो के, इनका नाम रहा रामेश्वर नाथ काउ। तो ये 1968 से 1977 तक रो के फर्स्ट चीफ रहे। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। What is the current position of Swaminathan Janakiraman prior to his appointment as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाले स्वामीनाथन जानकीरमन वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप प्रश्न की खूबसूरती देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। चलिए जानते हैं। आपको जानना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फिलहाल, जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया है। आपको बता दें कि जो अपॉइंटमेंट है ये 3 साल तक के लिए रहेगी। अब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं, पर जल्दी ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो उससे 3 साल तक के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहने वाली है। आपको बता दें अब किसी का तो स्थानीय जो है भरने जा रहे हैं। तो जो इनक्यूमेंट डिप्टी गवर्नर हैं MK जैन, इनका जो 5 साल का टर्म है ये एंड हो गया है 21 जून 2023 को। आपको जानना चाहिए पिछली बार जब ऐसा मौका आया था, जब SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर को RBI के डिप्टी गवर्नर बनाया गया, तो ये बात 2001 की है। तब वेपा कमीशन, इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया था, ये SBI के MD थे। आपको जानना चाहिए RBI में फ़िलहाल 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो MK जैन, अब इनका टर्म एंड हो चुका है, MD पात्रा, M राजेश्वर और T रविशंकर। पेट्री ओरपो इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पेट्री ओरपो किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनलैंड। आपको जानना चाहिए कि पेट्री ओरपो, इन्हें फिनलैंड की पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है और एक कोलिशन गवर्नमेंट ये बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 पार्टीज इंक्लूड है। खास करके यहाँ पर एक फार राइट पार्टी है, फिन्स पार्टी, ये भी इसमें शामिल है। किसे सक्सीड कर रहे हैं? सना मरीन को सक्सीड कर रहे हैं, जिनकी पार्टी रही सोशल डेमोक्रेट्स। तो ये हाल ही में जो इलेक्शंस हुए उसमें तीसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर तो पेट्री ओरपो की पार्टी रही, नेशनल कोलिशन पार्टी, दूसरे नंबर पर फिन्स पार्टी और तीसरे पर रही सोशल डेमोक्रेट्स, जो कि सना मरीन की पार्टी है। फिनलैंड के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल हेलसिंकी है, प्रेसिडेंट हैं सॉली निनिस्तो और करेंसी है यूरो। Which marketing legend who passed away recently was known for creating अमूल गर्ल? किस मार्केटिंग लेजेंड का हाल ही में निधन हो गया जिन्हें अमूल गर्ल की रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सिल्वेस्टर डाकुना। देखिए सिल्वेस्टर डाकुना ये अमूल कैंपेन के क्रिएटर रहे 1966 में, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जो हम अमूल गर्ल देखते हैं वो रचना जो है इन्हीं के द्वारा जो है सोची गई थी और इसके आर्ट डायरेक्टर रहे यूस्टेज फर्नांडिस। ये कैंपेन 2016 में 50 साल अपने पूरे किया था, जो अमूल का कैंपेन रहा। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने टॉलीवुड कोरियोग्राफर S रामाराव, जिन्हें राकेश मास्टर कहते हैं, इनका हाल ही में 55 साल की उम्र में निधन हो गया है। और डैनियल एल्सबर्ग, ये US मिलिट्री एनालिस्ट रहे हैं, इनका हाल ही में 92 की एज में निधन हो गया है। इन्होंने पेंटागन पेपर्स को जो है लीक कर दिया था, जिसने US गवर्नमेंट का जो झूठ रहा वियतनाम वॉर से संबंधित, जो उन्होंने पब्लिक को दिया था, जो थ्योरी उन्होंने दी थी, उसको एक्सपोज कर दिया था इन्होंने। व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, जून 19। देखिए वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ये 19 जून को मनाया जाता है, ताकि सिकल सेल डिजीज़ और इसका जो इम्पैक्ट है इंडिविजुअल्स पर, फैमिलीज़ पर, कम्युनिटीज़ पर, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। आपको बता दें सिकल सेल डिजीज़ एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि जिसके तहत जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं और ये क्रेसेंट या सिकल टाइप की शेप ले लेते हैं और इस इरेगुलरली शेप्ड सेल के कारण जो है ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे कि कई सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। आपको बता दें इस बार इस डे का थीम है बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़, formalizing newborn screening and knowing your sickle cell disease status. Which country hosted the Asian Fencing Championship where India's भवानी देवी won bronze medal? किस देश ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां भारत की भवानी देवी ने
कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। देखिए ओलंपियन रही भवानी देवी, इनका पूरा नाम है चरलवदा आनंदा सुंदर रमन भवानी देवी। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में इन्होंने जो है जीत दर्ज की है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता हो। और ये जो चैंपियनशिप है ये वो चाइना में खेली गई है। तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मिसाकी एमुरा को हराया है 15-10 से। हालांकि ये फिर उसके बाद जब सेमीफाइनल में पहुंची तो उज्बेकिस्तान की जाइनाब से ये हार गई, इसलिए इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। भवानी आपको बता दें चेन्नई तमिलनाडु से आती है। इंडिया गिफ्टेड द इंडिजियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण टू विच कंट्री टू इनहेंस इट्स नेवल कैपेबिलिटीज। भारत ने किस देश को अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है वियतनाम। देखिए भारत ने इंडिजियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण इसका नाम है, ये वियतनाम को गिफ्ट किया है ताकि जो वियतनाम की नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं वो और मजबूत हो सकें। कॉर्वेट का मतलब होता है एक वारशिप होती है ना, लड़ाकू जहाज है ना, पर ये छोटे होते हैं। एक तो बड़े फ्रेगेट होते हैं, बड़े जहाज होते हैं, पर ये उसका छोटा रूप होता है, वारशिप ही होता है ये। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है, वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर है जनरल फान वांग गॉन्ग के साथ मिलकर। INS कृपाण एक कुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता जो है 1350 टन की है, और इंडियन नेवी में इसको 12 जनवरी 1991 में शामिल किया गया था। आपको बता दें साथ ही भारत जो है 2 सिमुलेटर्स भी गिफ्ट कर रहा है वियतनाम को, और मॉनेटरी ग्रांट पैसा भी दे रहा है ताकि जो वियतनाम आर्म फोर्सेस के लिए लैंग्वेज एंड IT लैब को भी सेटअप किया जा सके यहाँ के एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट ओशियन रिंग ऑफ योगा टू कमेमोरेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023? कौन सा मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के उपलक्ष्य में ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप सभी जानते हैं 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर पहचान दी गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2014 में। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पर उनके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया। 2015 से ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते आ रहे हैं, तो इस बार 2023 में इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इवेंट प्लान किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अदर मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर। इसका नाम है ओशियन रिंग ऑफ योगा सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। तो इसके तहत इंडियन ओशन रीजन में जो इंडियन नेवी शिप्स जो डेप्लॉयड हैं ऑलरेडी, ये जितनी भी हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर विजिट कर रही है और वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज जो है दे रही है, जो कि थीम है। इसका थीम भी है इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। तो देखिए जो अलग अलग जगह अलग अलग देश हैं उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे चटगांव बांग्लादेश, सफागा इजिप्ट, जकार्ता इंडोनेशिया, मोम्बासा केन्या, और तोमसिना माडागास्कर, मुस्कैट ओमान, कोलंबो श्रीलंका, फुकेट थाईलैंड, दुबई UAE, है ना। तो यहाँ पर भारत की जो नेवी शिप्स हैं ये पहुँची हैं, है ना, और ये रेस्पेक्टिवली लिखा भी है। देखिए INS शिप किल्टन पहुँची है चेन्नई, और INS शिवालिक, INS सुनैना, INS त्रिशूल, INS तरकस, INS वगीर, INS सुमित्रा और INS ब्रह्मपुत्र रेस्पेक्टिवली से क्या मतलब हो गया? जो पहली सिटी लिखी हुई है ऊपर उसके साथ पहले वाली शिप आएगी, है ना। तो लास्ट में जो ब्रह्मपुत्र लिखा है तो ये कहाँ पर विजिट की? दुबई UAE में। वेयर इज द भारतमाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? भारतमाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है करनाल हरियाणा। देखिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने भारतमाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के कुतेल विलेज में। इस मौके पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 35 किलोमीटर की है और ये सामगढ़ से शुरू होकर बदौता विलेज तक जाता है और 1690 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगने वाली है। साथ ही आपको जानना चाहिए गडकरी ने 11 फ्लाईओवर्स को इनोग्रेट किया है फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत,
ऑन द 8-lane नेशनल हाईवे 44 एट सोनीपत। तो ये 24 लॉन्ग किलोमीटर है और इसकी कॉस्ट है 890 करोड़ रुपीज़। वेयर इन न्यू दिल्ली वॉज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक इनोग्रेटेड। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सफदरजंग हॉस्पिटल। देखिए, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक इनोग्रेट किया गया है नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये एक ऐसा बैंक है जहाँ पर जो मृत व्यक्ति है उसकी स्किन डोनेट की जा सकती है, जो कि यूज़ की जा सकती है बाद में। कोई व्यक्ति जैसे जल जाता है तो उसकी स्किन रिप्लेसमेंट में काम की जा सकती है। तो डेथ होने के 6 घंटे के अंदर जो है स्किन को डोनेट किया जा सकता है। Which organization adopted the first ever treaty to protect marine life in the high seas? खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए किस संगठन ने पहली संधि को अपनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनाइटेड नेशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ इन द हाई सीज इसको अडॉप्ट किया है, यानी कि पहली ट्रीटी है जो हाई सीज में मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। और डेलीगेट्स फ्रॉम द 193 मेंबर नेशंस अप्रूव द ट्रीटी विद जुबिलेशन। तो खुशी के साथ यहाँ पर 193 मेंबर नेशंस ने अपनी अप्रूवल दी है। तो यूनाइटेड नेशंस के तहत ही आने वाले इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन BBNJ इसने अडॉप्ट किया है इसको। इसका मकसद है जो हाई सीज है इसमें जो मैरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए, द ट्रीटी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन वाटर्स आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज नोन एज हाई सीज कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द अर्थ सर्फेस हैड बीन अंडर डिस्कशन फॉर मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए, जो हाई सीज होता है ना, ये हमारे टोटल अर्थ सरफेस का 50% पार्ट है हाई सीज। हाई सीज का मतलब होता है ऐसा वाटर, मतलब जो ओशन है उसमें ऐसा पानी जिस पे किसी भी कंट्री की ज्यूरिडिक्शन ना हो, किसी भी कंट्री के जो है ज्यूरिडिक्शन में ना आता हो, मतलब स्वतंत्र वाटर है वो, कोई भी उसमें जो है कुछ भी यूज़ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये जो है चाइना के अंडर है या फिर भारत के अंडर है। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा वाटर एरिया है जो किसी भी कंट्री के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। तो अब ये जो ट्रीटी है सिग्नेचर के 20 सितंबर को ओपन हो जाएगी और जैसे ही 60 कंट्रीज़ इसको साइन कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं, उसके बाद ये जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ये आपको जानना चाहिए। Which organization has launched the knowledge sharing platform for the inclusive development of national highways in India? किस संगठन ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, NHAI। देखिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नेशनल हाईवेज के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये इनिशिएटिव जो है अथॉरिटी को हेल्प करने वाला है। किस तरह से? इसके तहत जो एक्सपर्ट हैं, सिटीजन्स हैं, उनके साथ कोलेबरेट करेगा, जो कि अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। भारत में जो रोड डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, रोड सेफ्टी है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, इससे संबंधित कोई भी आप अपनी राय देना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। NHAI के बारे में आपको जानना चाहिए। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ऑटोनोमस एजेंसी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत ये एक नोडल एजेंसी है। संतोष कुमार यादव इसके चेयरपर्सन है। दिसंबर 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। Which company from Hyderabad has been contracted by the Ministry of Defence for the procurement of 5 7.5 ton radio relay communication equipment? 5 7.5 टन रेडियो रिले संचार उपकरण की खरीद के लिए हैदराबाद की किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबंधित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, आईकॉम टेली लिमिटेड। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आईकॉम टेली लिमिटेड, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत इस कंपनी से 1035 7.5 टन रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर्स को जो है प्रोक्योर किया जाएगा। तो 500 करोड़ रुपए का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है। आपको बता दें, जो ये रेडियो रिले कंटेनर्स है, ये जो कई टाइम से जो रिक्वायरमेंट रही है मोबाइल कम्युनिकेशन डिटैचमेंट की इंडियन आर्मी के लिए, उसको फुलफिल करेगा। हाउ मच लोन वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट द रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम? रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है,
150 मिलियन US$। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इन्होंने रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए 150 मिलियन US$ को अप्रूव किया है, ताकि राज्य का जो प्रिपेयर्डनेस है नेचुरल डिज़ास्टर के लिए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स के लिए, डिजीज़ आउटब्रेक के लिए, उसको और मजबूती मिल सके, वो कार्य रुके ना। तो ये जो लोन है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD द्वारा दिया गया है, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है, और मैच्योरिटी पीरियड इसका 14 ईयर्स का है और ग्रेस पीरियड भी इसका 6 ईयर्स। विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज, किस भारतीय लेखक को 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। देखिए राइटर एंड एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय, इनको 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। इनका जो एसे है आज़ादी 2021 का, इसके फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए। तो फ्रेंच ट्रांसलेशन है इसका लिबर्टी फेसेस फिक्शन। तो इनको जो है 20,000 जो है स्विस फ्रैंक मिलने वाले हैं। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है ये CHF, ठीक है, स्विस फ्रैंक। तो ये मिलेगा इनको किसके तहत? एक सेरेमनी होगी लुसेन स्विट्ज़रलैंड में 12 सितंबर 2023 को, वहाँ पर। आपको जाना चाहिए 1975 में ये प्राइज़ शुरू किया गया था, यूरोपियन एसे प्राइज़, और ये उन ऑथर को दिया जाता है हु थ्रू देयर राइटिंग्स कंट्रीब्यूट्स टू नरिशिंग एंड स्प्रेडिंग द एवोल्यूशन ऑफ थॉट। वेयर डज द वर्ल्ड फेमस एनुअल रथ यात्रा और चैरियट फेस्टिवल टेक प्लेस? विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पुरी, उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन ऐसे से पूछा गया है फेस्टिवल संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो आप सभी जानते होंगे इसको, इस फेस्टिवल के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड फेमस एनुअल रथ यात्रा या फिर चैरियट फेस्टिवल ये शुरू हुआ उड़ीसा के पुरी में, आप सभी इससे अवगत होंगे। ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हिंदू चैरियट फेस्टिवल है, जो कि एनुअली मनाया जाता है। कब? आषाढ़ में, जून जुलाई में। ये फेस्टिवल शुरू होता है लॉर्ड जगन्नाथ, जिन्हें विष्णु या आप कृष्णा जी के अवतार कह सकते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ के जो आइडल है उसके साथ, और उनके 2 सिबलिंग, एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्र और यंगर सिस्टर देवी सुभद्रा, ठीक है। तो इनके रथ जाते हैं और पब्लिक के सामने से निकलते हैं ना, सब दर्शन करते हैं। और 9 दिन की सोजर्न मतलब ये लिखा है ना सोजर्न, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये वर्ड ना इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं सोजर्न लिखा है SOJOURN, ये सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शॉर्ट स्टे। ये तो आपको वैसे भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए अपनी स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। कहीं आप गए, वो आपका घर नहीं है, लेकिन आपने एक शॉर्ट स्टे वहाँ पर लिया है, कुछ टाइम के लिए रुके हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सजन। मैंने सजन किया है वहाँ पर, है ना। तो ये जो लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र और देवी सुभद्रा, ठीक है, इनकी एक शॉर्ट स्टे होती है अपनी आंट के प्लेस पर, जहाँ कहाँ पर है ये? गुंडीचा टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टे करते हैं, उसके बाद फिर 1 वीक रहने के बाद वापस जगन्नाथ टेम्पल चले जाते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।